स्वागत है आपका सच्चे दिल से। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वार अलर्ट की घोषणा कर दी। अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है जब यह हमला किया गया। इस हमले में इजराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा, वहीं बदले में सऊदी अरब फ़लस्तीन को लेकर जो मांग है उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफ़ी उत्सुक और जल्द ही वह इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया। यही नहीं, यह युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने निकलकर सामने आ रहे थे। खैर जो भी हो, इजराइल और फ़लस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते किए गए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच विवाद दिन पर दिन बढ़ता चला गया। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदी की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से भी जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फ़लस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौरा। 1917 में बेलफोर्ड डिक्लेरेशंस आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशंस ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल फ़लस्तीन मतभेद को जन्म दिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर्ड ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फ़लस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की संपत्ति के बाद कौन सा देश किस हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फ़लस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डान फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़लस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फ़लस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेलफोर्ड डिक्लेरेशंस के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फ़लस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फ़लस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे, उन्होंने यहाँ आकर जमीनें खरीदना शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। फ़लस्तीन में अपना प्रभुत्व करने के बाद उन्होंने अरब फ़लस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फ़लस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फ़लस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद द्वितीय युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर ने शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ
कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। अरब इजराइल युद्ध 1948। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इजराइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डान ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डान के पास फ़लस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वही गाजा पट्टी पर इजिप्ट था। वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़लस्तीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़लस्तीन का अस्तित्व न के बरकरार हो गया। युद्ध में इजराइल ने फ़लस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़लस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। 1967 का युद्ध। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डान ने 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर अपना हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिसुला और जॉर्डान से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फ़लस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। ओस्लो एकॉर्ड समझौता 1993। इजराइल का फ़लस्तीन पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फ़लस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजराइली सैन्य दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी यासिर अफरात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छूटमुट बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला किया। इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौरा आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इससे यह निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने PLO को फ़लस्तीन लोगों को प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के इट्ज़हाक राबिन और फ़लस्तीन के यासिर अफरात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गौरतलब बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड 2000 में इजराइल और फ़लस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक किसी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब यह कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजराइल राष्ट्रपति एहुद बाराक फ़लस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण फ़लस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से टूट पड़ता है। नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदियों की जाने गई तो वहीं 3200 फ़लस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह घटना क्रमशः 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद इजराइल ने अपनी कई नीतियों पर बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।